इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस वीडियो में आप सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन को कैसे समझें और बैलेंस करें, और अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस आसान तरीके से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद ये चैप्टर आपको 100% क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, और ये टॉपिक सच में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। चलो सबसे पहली स्लाइड से शुरुआत करते हैं। हाँ, तो इस स्लाइड में हम चैप्टर का टाइटल देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, संपूर्ण अवधारणाएं एवं विस्तृत नोट्स, एक मास्टर क्लास। एक सेकेंड, यहाँ मास्टर क्लास शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या सच में इस छोटे से एपिसोड में इस विषय की सारी गहरी डिटेल शामिल होंगी? हाँ, बिल्कुल होंगी। मतलब हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि हर एक कॉन्सेप्ट की गहराई में जाएंगे, ताकि कोई भी डाउट ना बचे। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर है क्या। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, मतलब आपस में रिएक्ट करके नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उनकी पूरी पहचान ही बदल जाती है। बिल्कुल। इसमें होता है क्या है कि जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं ना, वो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। मेरा एक डाउट है यहाँ पर, ये जो पुराने बॉन्ड्स हैं, क्या ये अपने आप ही टूट सकते हैं, या फिर क्या इसके लिए हमेशा कोई बाहरी ताकत चाहिए होती है? बहुत अच्छा सवाल है। कुछ भी अपने आप नहीं टूटता। हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक शुरुआती ऊर्जा की जरूरत होती है। कभी कभी ये आसपास की गर्मी से मिल जाती है और कभी बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है। अच्छा, सही है। चलो अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ें। तो यहाँ हम दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण देख रहे हैं, जैसे भोजन का पचना, लोहे पर जंग लगना और दूध से दही बनना। हाँ, ये तो आम उदाहरण है। और एक और है श्वसन, यानी सांस लेना। वेट, श्वसन, सांस लेना तो एक शारीरिक प्रक्रिया लगती है ना? हवा अंदर ली और बाहर छोड़ दी, वो एक रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो सकती है? मुझे पता था ये सवाल आएगा। सांस लेना सिर्फ फेफड़ों का काम नहीं है। ऑक्सीजन जब हमारी कोशिकाओं में जाती है तो वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है। ओहो, अच्छा। हाँ, और उस रिएक्शन से ऊर्जा बनती है, जिससे पूरा शरीर चलता है। तो ये एक बहुत ही जरूरी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या बात है। अब नेक्स्ट स्लाइड चेक करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया की पहचान कैसे की जाए। इसके 4 मुख्य संकेत होते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, रंग में परिवर्तन। तीसरा है गैस का उत्सर्जन, मतलब कोई गैस निकलना। और चौथा है तापमान में परिवर्तन। मेरा एक डाउट आ रहा है, क्या अभिक्रिया को साबित करने के लिए इन चारों का एक साथ होना जरूरी है, या कोई एक बदलाव भी काफी होता है? नहीं, चारों का एक साथ होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर इनमें से कोई एक भी साफ तौर पर हो रहा है ना, तो वो काफी होता है ये बताने के लिए कि रासायनिक बदलाव हो रहा है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, तो यहाँ हम अभिकारक और उत्पाद, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में समझेंगे। अभिकारक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब जो शुरुआत में होते हैं। बिल्कुल, और इन्हें हमेशा तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। और जो उत्पाद है वो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ हैं, जिन्हें तीर के दाईं ओर लिखते हैं। एक बात सोच रहा था मैं, क्या हमेशा तीर का निशान दाएं तरफ ही होता है, या ये कभी उल्टा भी हो सकता है? नॉर्मली तो तीर दाएं तरफ ही होता है, जो दिखाता है कि रिएक्शन पूरी हो गई। लेकिन कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस भी होती हैं, जहां दोनों तरफ इशारा करने वाले दोहरे तीर का इस्तेमाल होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है। अब इसके बाद वाली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ एक उदाहरण से समझते हैं। समीकरण है 2H2 + O2 और तीर के बाद बन रहा है 2H2O। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहे हैं। हाँ, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है और पानी एक बिल्कुल नया पदार्थ यानी उत्पाद है। पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तो गैस है ना, लेकिन उनके मिलने से जो पानी बना वो तरल है, यानी लिक्विड। हाँ, तो गुणों में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ जाता है? यही तो केमिस्ट्री का असली जादू है। जब नए बॉन्ड्स बनते हैं ना, तो पुराना पूरा ढांचा बदल जाता है और पदार्थ अपनी पुरानी पहचान बिल्कुल खो देता है। ओहो, चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ें। अब हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया को पूरा शब्दों में लिखने की बजाय हम प्रतीकों
और रासायनिक सूत्रों के माध्यम से उसे संक्षिप्त रूप में दर्शाते हैं। अच्छा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखने की जगह H और O का इस्तेमाल करना, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। पर यार शब्दों में पूरा पूरा लिखने में क्या बुराई थी? मतलब इन शॉर्ट सिंबल्स को याद करने का झंझट क्यों पाला गया? क्योंकि विज्ञान की कोई एक भाषा नहीं होती। सिंबल्स एक यूनिवर्सल भाषा है। इसके अलावा सूत्रों से हमें एग्जैक्ट गिनती पता चलती है कि किस तत्व के कितने परमाणु हैं, जो शब्दों से पता नहीं चलता। सही बात है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम देख रहे हैं। ये तराजू का चित्र क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। मतलब अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के एकदम बराबर होता है। एक डाउट है मेरा। अगर किसी अभिक्रिया में कोई गैस बनकर उड़ जाए तो क्या तब भी द्रव्यमान बराबर ही रहेगा? क्योंकि गैस तो उड़ गई ना। बिल्कुल बराबर रहेगा। गैस उड़ गई इसका मतलब ये नहीं कि द्रव्यमान खत्म हो गया। अगर हम पूरे सिस्टम को बंद कर दें और फिर वजन करें तो वजन एकदम सटीक बराबर ही निकलेगा। अच्छा, मतलब कुछ भी गायब नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हाँ, तो इसी नियम की वजह से हमें संतुलित रासायनिक समीकरण की जरूरत पड़ती है। संतुलित समीकरण वो है जिसमें तीर के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। तो इसे बैलेंस कैसे करते हैं? इसके लिए हिट एंड ट्रायल विधि का इस्तेमाल किया जाता है, जहां हम अलग अलग संख्याएं रखकर चेक करते हैं कि दोनों तरफ बैलेंस हो रहा है या नहीं। पर इस विधि को हिट एंड ट्रायल ही क्यों कहते हैं? क्या विज्ञान जैसे विषय में इसके लिए कोई पक्का गणितीय फॉर्मूला नहीं है? बड़े और जटिल समीकरणों के लिए फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शंस होती है ना, उनके लिए अनुमान लगाकर जांचना ही सबसे तेज और बढ़िया तरीका होता है। समझ गया। अब आगे की स्लाइड पर फोकस करते हैं। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि समीकरण को अधिक सूचनात्मक कैसे बनाया जाए। इसके लिए भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखे जाते हैं। जैसे ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और गैस के लिए G। बिल्कुल। और जलीय विलयन के लिए AQ यानी एक्वस। जैसे यहाँ उदाहरण है Fe solid plus CuSO4 aqueous। मुझे यहाँ हमेशा एक उलझन होती है, द्रव यानी लिक्विड और जलीय विलयन यानी एक्वस। इन दोनों में असल में क्या अंतर होता है? दोनों तो पानी जैसे ही लगते हैं। लिक्विड का मतलब है कि कोई चीज अपनी शुद्ध अवस्था में ही तरल है, जैसे पिघला हुआ लोहा या शुद्ध पानी। लेकिन एक्वस का मतलब है कि हमने किसी चीज को पानी में घोलकर उसका मिश्रण तैयार किया है। ओहो, अच्छा। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक फ्लो चार्ट है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बता रहा है। ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और उपचयन एवं अपचयन। बिल्कुल सही। पर मेरा एक डाउट है, क्या एक ही अभिक्रिया एक से ज्यादा कैटेगरी में फिट हो सकते हैं या सबकी अपनी अलग अलग फिक्स्ड बाउंड्री है? नहीं, इनकी कोई पक्की बाउंड्री नहीं होती। एक ही रिएक्शन आराम से 2 कैटेगरी में आ सकती है। जैसे विस्थापन अभिक्रियाएं, कई बार रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी होती हैं। चलो अब अगली स्लाइड पर चलें। तो पहली है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक एकल उत्पाद बनाते हैं। मतलब जुड़कर एक हो जाते हैं। हाँ, जैसे कोयले का दहन या फिर जल का निर्माण। और एक बहुत अच्छा उदाहरण है बिना बुझे चूने की जल से क्रिया। हाँ, मैंने देखा है। जब चूने में पानी मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है और साथ में बहुत ऊष्मा निकलती है। बस ये पूछना था मुझे, जब चूने और पानी को मिलाया जाता है तो उसमें से अचानक इतनी ऊष्मा कहाँ से आ जाती है? मतलब गर्मी कहाँ से आई? ये उन दोनों के पुराने बॉन्ड्स में पहले से जमा ऊर्जा होती है। जब वे मिलकर एक नया और स्थिर उत्पाद बनाते हैं तो जो एक्स्ट्रा ऊर्जा बच जाती है वही ऊष्मा के रूप में बाहर निकल आती है। बहुत बढ़िया। अब अगली स्लाइड की बारी। ये है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये संयोजन का ठीक उल्टा है। इसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। अच्छा, तोड़ने वाली रिएक्शन। हाँ, और क्योंकि इसमें पदार्थों को तोड़ना होता है तो इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या प्रकृति में ऐसी कोई वियोजन अभिक्रिया नहीं है जो बिना कोई ऊर्जा दिए अपने आप ही टूट जाए? बिना ऊर्जा के तो कुछ नहीं टूटता, पर कभी कभी आसपास के सामान्य तापमान की गर्मी ही इतनी होती है कि कुछ रसायन अपने आप टूटने लगते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
इस स्लाइड में वियोजन के 3 प्रकार बताए गए हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि ऊर्जा कहाँ से आ रही है। पहला है ऊष्मीय वियोजन, जैसे चूना पत्थर को गर्म करना। दूसरा है विद्युत मतलब बिजली से। बिल्कुल। और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन, जो सूर्य के प्रकाश से होता है। इसका उपयोग पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सूर्य का प्रकाश एग्जैक्टली क्या तोड़ता था। उसमें फोटो पेपर पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत होती थी। जब रोशनी पड़ती थी तो उसकी ऊर्जा सिल्वर ब्रोमाइड के बॉन्ड्स को तोड़ देती थी। ब्रोमीन उड़ जाता था और पीछे काला सिल्वर रह जाता था, जिससे फोटो छप जाती थी। क्या बात है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। इसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है। मतलब ताकतवर कमजोर को हटा देता है। हाँ, जैसे लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डालते हैं तो लोहा कॉपर को हटा देता है और रंग हल्का हरा हो जाता है। पर विज्ञान की दुनिया में हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा तत्व ज्यादा बाहुबली है जो दूसरे को हटा देगा? इसके लिए वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके एक पूरी सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है। जो लिस्ट में ऊपर है वो ज्यादा बाहुबली है और वो नीचे वाले को आसानी से हटा सकता है। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अच्छा, अदला बदली होती है। हाँ, जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाना। मुझे ये जानना है कि ये आयनों का आदान प्रदान क्या हवा में ऐसे ही तैरती हो जाता है या इसके लिए इन दोनों का पानी में होना जरूरी है? हवा में या ठोस अवस्था में तो आयन बंधे रहते हैं, वो हिल नहीं सकते। इसलिए ये आदान प्रदान होने के लिए उनका जलीय विलयन में होना बहुत जरूरी है, ताकि आयन आजादी से घूम सके। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ हम अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देख रहे हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण कहते हैं। अवक्षेप मतलब एक अघुलनशील ठोस पदार्थ जो नीचे बैठ जाता है। जैसे पिछली स्लाइड में बेरियम सल्फेट बना था। बिल्कुल सही पकड़ा। बेरियम सल्फेट एक सफेद अवक्षेप है जो जल में घुलता नहीं है। क्या बनने वाले हर अवक्षेप का रंग हमेशा सफेद ही होता है या ये कलरफुल भी हो सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल कलरफुल हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि कौन सा रसायन बन रहा है। जैसे लेड आयोडाइड का अवक्षेप एकदम पीला होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उपचयन एवं अपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास। और अपचयन इसका उल्टा होगा? हाँ, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि। मेरा एक सवाल है, क्या सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखकर ही इसे पहचाना जा सकता है? अगर किसी अभिक्रिया में ये दोनों ही गैसें न हों तब क्या होगा? बहुत गहरा सवाल है। असली खेल इलेक्ट्रॉनों का होता है। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन खोता है तो वो उपचयन है और अगर ग्रहण करता है तो अपचयन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बस एक आसान तरीका है समझने का। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में है। वो अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। जैसे यहाँ कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन वाला उदाहरण है। हाँ, यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है तो उसका अपचयन हुआ और हाइड्रोजन में जुड़ रही है तो उसका उपचयन हुआ। अगर ये दोनों हमेशा साथ होते हैं, क्योंकि एक देगा तो दूसरा लेगा ही, तो क्या दुनिया की हर अभिक्रिया असल में रिडॉक्स अभिक्रिया ही होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में सिर्फ आयन अपनी जगह बदलते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेता देता, तो वो रिडॉक्स नहीं होती। रिडॉक्स होने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। यहाँ तापमान के आधार पर अभिक्रियाएं समझाई गई हैं। बॉन्ड्स के टूटने और बनने के दौरान ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अच्छा। इसके 2 भाग हैं, ऊष्मा का उत्सर्जन यानी ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा का अवशोषण यानी ऊष्माशोषी। पर बांस के टूटने और बनने का सीधा कनेक्शन सिर्फ ऊष्मा या तापमान से ही क्यों होता है? क्योंकि जब स्थितिज ऊर्जा में बदलाव आता है तो वो अतिरिक्त ऊर्जा सबसे आसानी से ऊष्मा या गर्मी के रूप में ही बाहर निकलती है, जिससे हमें तापमान में बदलाव महसूस होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर ध्यान देते हैं। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं पर है। इसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ
ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। मतलब गर्मी निकलती है। हाँ, जैसे प्राकृतिक गैस का जलना या श्वसन, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और एक उदाहरण है कंपोस्ट का बनना। आग और श्वसन तो समझ आता है, पर कचरे से कंपोस्ट बनने की शांत सी प्रक्रिया में ऊष्मा कहाँ से उत्पन्न हो जाती है? वो तो चुपचाप रखा रहता है। बाहर से शांत दिखता है, पर अंदर सूक्ष्म जीव लगातार कचरे के बांड्स को तोड़ रहे होते हैं। इस जैविक प्रक्रिया में लगातार ऊर्जा निकलती है, इसलिए कंपोस्ट अंदर से गर्म होता है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब ऊष्मा सोखी जाती है। एक प्रैक्टिकल सवाल है मेरा। चूंकि ये अभिक्रिया ऊष्मा सोख लेती है, तो क्या जिस बीकर में ये हो रही है उसे छूने पर वो बर्फ जैसा ठंडा लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अगर रिएक्शन तेजी से ऊष्मा सोख रही है तो बीकर का तापमान तेजी से गिरेगा और वो एकदम ठंडा हो जाएगा। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि सभी वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं, क्योंकि तोड़ने के लिए हमेशा ऊर्जा चाहिए। यहाँ चित्र में एक टूटती हुई चेन दिखाई गई है। हाँ, ये एक एनालॉजी है समझाने के लिए। तो इसी विजुअल को देखकर पूछ रहा हूँ कि ये जो चेन टूटने का रूपक है, क्या असल में अणुओं के बीच के बॉन्ड्स भी इसी तरह किसी लोहे की जंजीर की तरह कड़े होते हैं? हाँ, हम ऐसा सोच सकते हैं। बॉन्ड्स असल में मजबूत आकर्षण बल होते हैं जो परमाणुओं को जकड़े रहते हैं। उन्हें तोड़ने के लिए भी हमें ऊष्मा रूपी हथौड़े की जरूरत पड़ती है। अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव देख रहे हैं। यहाँ दो चित्र हैं, एक जंग लगा हुआ गियर और दूसरा ऑक्सीजन के संपर्क में सड़ता हुआ सेब और ब्रेड। मुझे हैरानी हो रही है कि लोहे का जंग खाना और एक ताजे सेब का भूरा होकर सड़ना, क्या इन दोनों के पीछे एक ही अपराधी, मेरा मतलब है ऑक्सीजन का हाथ है? बिल्कुल, ऑक्सीजन की आदत है इलेक्ट्रॉन चुराने की। जब वो लोहे से चुराती है तो जंग लगती है, और जब सेब के रसायनों से चुराती है तो वो भूरा हो जाता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की बात करें। ये संक्षारण यानी करोजन पर है। जब कोई धातु अम्ल, नमी या वायु के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो इसे संक्षारण कहते हैं। हाँ। एक बात स्पष्ट कीजिए, क्या धातु को खराब करने के लिए सिर्फ पानी काफी है या हवा का होना भी उतना ही जरूरी है? लोहे के केस में पानी और ऑक्सीजन दोनों का होना जरूरी है। अगर पानी में बिल्कुल ऑक्सीजन न हो तो लोहे में जंग नहीं लगेगी। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। यहाँ संक्षारण के अलग अलग रूप हैं। लोहे पर लाल भूरी परत चढ़ना, चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत चढ़ना। पर यार, हर धातु पर चढ़ने वाली परत का रंग अलग अलग क्यों होता है? लाल, काला, हरा, ऐसा क्यों? क्योंकि हर धातु हवा की अलग अलग गैसों के साथ रिएक्ट करती है। लोहा ऑक्सीजन से मिलकर लाल भूरा ऑक्साइड बनाता है और चांदी सल्फर से मिलकर काला सल्फाइड बनाती है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें संक्षारण से बचाव के उपाय हैं, जैसे पेंट करना, तेल या ग्रीस लगाना। और ये गैल्वेनाइजेशन क्या है? ये यशद लेपन है जिसमें लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसके अलावा मिश्र धातु बनाना भी एक उपाय है। गैल्वेनाइजेशन पर मेरा एक सवाल है। जिंक की परत चढ़ाने से लोहा तो बच जाता है, लेकिन क्या जिंक खुद हवा और पानी से खराब नहीं होता? वो तो लोहे से भी ज्यादा रिएक्टिव है। यही तो ट्रिक है। जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड की एक बेहद मजबूत परत बना लेता है जो टूटती नहीं। वो एक सील की तरह काम करती है और अंदर की धातु को बचा लेती है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ बात हो रही है विकृत गंधता या रैंसिडिटी की। वसायुक्त और तेलीय खाने का जब लंबे समय तक हवा के संपर्क में उपचयन हो जाता है तो उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। जैसे समोसे या फ्रेंच फ्राइज का खराब होना? हाँ बिल्कुल। क्या ये समस्या सिर्फ तेल में तले हुए खाने के साथ ही होती है या बिना तेल वाले भोजन में भी विकृत गंधता हो सकती है? विकृत गंधता शब्द खास तौर पर तेल और फैट के ऑक्सीडेशन के लिए ही है। बिना तेल वाला खाना आम तौर पर बैक्टीरिया से खराब होता है, उसे हम विकृत गंधता नहीं कहते। अब अगली स्लाइड चेक करते हैं। इसमें विकृत गंधता से बचाव के उपाय हैं। पहला है प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट्स का उपयोग करना, और दूसरा है वायुरोधी यानी एयर टाइट बर्तनों में भोजन रखना। सही कहा। और हम वायुरोधी बर्तनों का इस्तेमाल तो खूब करते हैं, और जब हम डिब्बा बंद करते हैं तब भी तो उसके अंदर हवा बंद हो ही जाती है ना, तो फिर वो पूरी तरह कैसे बचाता है? वो पूरी तरह नहीं बचाता, लेकिन ढक्कन बंद करने से नई ऑक्सीजन आनी बंद हो जाती है। अंदर की थोड़ी सी ऑक्सीजन खत्म होने के बाद रिएक्शन रुक जाती है,
जिससे खाना ज्यादा दिन चल जाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये बचाव का दूसरा भाग है। इसमें आलू चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरना शामिल है। और भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखना। बिल्कुल। अब मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि चिप्स के पैकेट में सिर्फ नाइट्रोजन ही क्यों भरते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई अन्य गैस क्यों नहीं? क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, वो खाने के साथ रिएक्ट नहीं करती। अगर कार्बन डाइऑक्साइड भरेंगे तो चिप्स थोड़े खट्टे हो सकते हैं, इसलिए नाइट्रोजन बेस्ट है। चलिए अब इसके बाद वाली स्लाइड पर आएं। यहाँ उपचयन के दो चेहरों की तुलना है। एक टेबल है संक्षारण और विकृत गंधिता के बीच। संक्षारण धातु पर होता है और विकृत गंधिता तेल वाले खाने पर। हाँ, संक्षारण अम्ल, नमी और वायु से होता है और इसमें धातु नष्ट होती है, जबकि विकृत गंधिता हवा से होती है और इसमें स्वाद और गंध बदलता है। इन सभी उपायों से क्या हम इन दोनों प्रक्रियाओं को पूरी तरह हमेशा के लिए रोक सकते हैं या ये सिर्फ कुछ समय टालने का तरीका है? सच कहूं तो हम इन्हें हमेशा के लिए कभी नहीं रोक सकते। हर चीज समय के साथ टूटती है। हम इन उपायों से सिर्फ इस प्रक्रिया को बहुत धीमा कर देते हैं। अब हमारी आखिरी स्लाइड देखते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को समझकर हम अपने परिवेश को सुरक्षित कर सकते हैं। स्लाइड पर एक तराजू और सुरक्षा शील्ड का चित्र है। क्या एक आम इंसान जो वैज्ञानिक नहीं है वो भी इस चैप्टर की जानकारी का सीधा इस्तेमाल अपने घर की चीजों को बचाने के लिए कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जब कोई घर के लोहे के गेट पे पेंट करता है या नमकीन को एयरटाइट डब्बे में रखता है तो वो इसी विज्ञान का सीधा इस्तेमाल ही तो कर रहा है। और अंत में इस बारे में सोचिएगा, अगर हमारे वातावरण में अचानक ऑक्सीजन की मात्रा दुगनी हो जाए तो हमारे चारों ओर की दुनिया में ये उपचयन, जंग लगना और भोजन का खराब होना कितनी तेजी से बदल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।